हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, द राइट फॉर द राइट एजुकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज़ द राइट एजुकेशन। एजुकेशन तो हमको मिल रहा है, तो व्हाट इज़ दैट राइट काइंड ऑफ एन एजुकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट है। राइट एजुकेशन, एजुकेशन ठीक है मिल रहा है, लेकिन राइट एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का जो आज का क्राइटेरिया बन चुका है वो है कि सक्सेस इज़ द ओनली क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन। आपने अगर पढ़ाई की है तो आपका कितना पैकेज लगा है, आपने अगर पढ़ाई करी है तो आप कितना लोन लेके कितना बड़ा घर ले रहे हैं, अगर आपने पढ़ाई करी है तो क्या आप एक लग्जूरियस लाइफ जी पा रहे हैं, आप फॉरेन टूर्स कर पा रहे हैं, या आपकी सोसाइटी में क्या रुतबा है। और अगर आप ऐसा सब कुछ कर पा रहे हैं तो देन ओनली यू हैव दैट काइंड ऑफ एन एजुकेशन जो आज की क्राइटेरिया में दैट जो सक्सेस और गोल्स और सारी चीज़ें बताती है। तो एजुकेशन जो यहाँ पे आके उन्होंने ये क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर दिया है, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ये राइट एजुकेशन है कि नहीं। पर लेकिन अगर आज हम अपनी सोसाइटी को कंपेयर करें आज से 100 ईयर्स पहले या 50 ईयर्स पहले या से 20 ईयर्स पहले, स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट इंक्रीज़ हो गया है, स्टूडेंट्स में डिप्रेशन इंक्रीज़ हो चुका है। आई एम गेटिंग केसेस, जैसे अभी पीछे पूरा बोर्ड का सीज़न गया है, द मार्च, द सो कॉल्ड फेब एंड मार्च, द प्री बोर्ड और बोर्ड का जो सीज़न गया है। सो वहाँ पे आई कंपैक्टेड विद पेशेंट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर आ रहा था। छोटे बच्चों में आई एम टॉकिंग अबाउट द 10th में बोर्ड्स में अपीयर करने वाले बच्चे, और एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको एक प्रॉब्लम आया एग्ज़ाम्स में कि ही वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट। उसने प्री बोर्ड्स में ही सिक्योर 90%, लेकिन बोर्ड का उसमें 8th स्टैंडर्ड में भी बोर्ड होता है उनके स्कूल में। तो उस चीज़ का वो इतना ज़्यादा वो दहशत में आ गया कि उसकी एंटायर बॉडी में इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू आ गया, उसकी एंटायर बॉडी में इतना ज़्यादा गैस भर गया कि वो ये ही नहीं सोच कर पा रहा था कि उसको पेन क्यों हो रहा है, उसको गैस की वजह से पेन हो रहा है या उसकी बॉडी पेन कर रही है। वो सो नहीं पा रहा था, वो एक ही चैप्टर को रिपीटेडली एक ही चैप्टर को पढ़ा जा रहा था बार बार, क्योंकि वो उस चीज़ को रिटेन ही नहीं कर पा रहा था। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे को एजुकेशन सिर्फ एक पैसों के लिए या एटीएम का कार्ड्स या उस चीज़ के लिए तो एजुकेशन मिल गया है, लेकिन क्या ये राइट एजुकेशन है। क्यों पहले के टाइम में इतना लोग बहुत कम पढ़ते थे या जितना भी पढ़ते थे, बट दे वर स्टिल स्टेबलाइज्ड, दे वर नॉट, अगर किसी का मैट्रिक फेल हो गया या किसी का कुछ हो गया, दे वर नॉट गोइंग ऑन द रेलवे ट्रैक्स या पंखे से नहीं लटक रहे थे। इवन गेटिंग इनटू अ वेरी एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन में भी जाके, जैसे आईआईटी हो गया या मेडिकल कॉलेजेस में भी जाके, ऐसे सुसाइड रेट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ कहाँ पे आ रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कहाँ पे अटक रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। और ये चीज़ बताएगी आज भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 17। सो द टॉपिक टुडे इज़ राइट फॉर द राइट एजुकेशन। आर किड्स, जो हमारी आगे की प्रोजनी है, आर दे हैविंग द राइट एजुकेशन। ठीक है, राइट फॉर एजुकेशन इज़ गुड, पर आर दे हैविंग द राइट काइंड ऑफ एन एजुकेशन। जो एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस होता है कि लाइफ के एवरीथिंग के लिए आपके लिए एक लर्निंग आए कि लाइफ के किसी भी सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम को आप बहुत वंडरफुली और अच्छे से फेस कर पाएँ, क्योंकि आप में वो स्किल्स आ चुके हैं। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग ऑफ एजुकेशन। पर क्या आज की एजुकेशन वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रही है। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज़ कि इसी एजुकेशन सिस्टम के अंडर ही आजकल हम बहुत सारे देखते हैं, अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत कॉमन हो चुका है, और कुछ इंसिडेंट्स अब इंडियन स्कूल्स में भी हो गए हैं कि बच्चे गन ले आते हैं और इतना ज़्यादा किलिंग हो जाता है। अभी 1 वीक पहले ही आई वॉज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर कि यूएस में ऐसा हुआ है कि एक बच्चा गन ले गया और उसने 3 बच्चों को मार दिया और 3 टीचर्स को मार दिया, और ऐसे पब्लिक स्कूल में फायरिंग, फ्री फायरिंग शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली दे किल देमसेल्व्स। सो ये क्या है,
व्हाट इज़ लैकिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एजुकेशन तो हम इतनी सारी डिग्रीज इकट्ठी कर चुके हैं, लेकिन क्यों हम एक ह्यूमन लाइफ को इतना सस्ता कर दिया है, क्यों हम बच्चे ही अपनी लाइफ को इतना सस्ता ले रहे हैं कि वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, क्यों वो लाइफ में आने वाले किसी भी स्ट्रेस का प्रोज एंड कॉन्स नहीं देख पा रहे, क्यों वो उस चीज़ के लिए एंड ऑफ द रोड समझ के चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, कि जबकि इट इज़ नॉट ऑलवेज एन एंड ऑफ अ रोड। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। और सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम भगवत गीता में देखते हैं कृष्ण इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये बता रहा है, मैं भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 70। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। अपूर्यायनम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम अपा प्रविष्ट्यानि यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविश्यन्ति सर्वे स सतिम अपनोति न कामकामी। इसका अर्थ है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी लाइफ में स्ट्रेस आ रहे हैं, उसका पीछे का रीज़न क्या है? इच्छाएं, कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, द पीयर प्रेशर, द पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटी प्रेशर, लोगों का कहना कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये सारी जो हमारी इच्छाएं आती हैं, ये सारी जो फीड होती हैं इन सारी चीज़ों से, और ये क्या है, एक नदी के समान है। तो नदी बहुत फोर्स के साथ आ रही है, और हमारा बॉडी जो है एक समुद्र है, हमारी बॉडी एक स्रोत है जिसमें हमारा माइंड ये सारी इच्छाएं लेके आ रहा है। लेकिन यदि हमारा माइंड इन आती हुई इच्छाओं की नदियों से विचलित हो जाता है, तो हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए, जैसे ये नदियाँ तेज़ बहाव में भी आती हैं, समुद्र के अंदर मिलती भी हैं, लेकिन समुद्र कभी भी अपनी सीमा नहीं छोड़ता। समुद्र हमेशा काम, कंपोज, शांत रहता है, चाहे वो कितनी भी नदियाँ क्यों ना आए। जैसे गंगा जी इतनी स्पीड से जाती है, समुद्र में मिलती है। वेरी फेमस गंगा सागर मेला होता है, अराउंड नवंबर दिसंबर होता है ये। तो हम देखते हैं कि गंगा जी तो बहुत स्पीड से आ रही हैं, लेकिन समुद्र में जैसे ही वो मिलती है वो भी शांत हो जाती है, और समुद्र अपनी सीमा नहीं छोड़ता, वो स्थिर रहता है। तो हमें भी वैसा ही बनना है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ऐसी डिफरेंट इच्छाएं हमारी तरफ लेके आएगा, वो ऐसी बॉल्स हमारी तरफ फेंकेगा। लेकिन हमें क्या रहना है, हमें वो स्थिरता मेंटेन करनी है। यदि हम विचलित हुए तो हम सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो पहले पढ़ते तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। और फिर अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता ये अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावामृत व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर में है, तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावामृत व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वे सागर के तुल्य होते हैं, अपने में सदैव पूर्ण हैं। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावामृत व्यक्ति का यही
प्रमाण है इच्छाओं के होते हुए भी वह भी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुक्त नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावामृत व्यक्ति में इच्छाएं नहीं आती, द वन हु इज़ गॉड कॉन्शियस उसमें विशेष नहीं आती, क्योंकि नदियाँ तो समुद्र में मिलेंगी, बारिश तो आएगी आएगी, बट द वे ही नोज़ हाउ टू कंट्रोल देम, द वे ही नोज़ कि उनको कंट्रोल रहना है, उनसे विचलित नहीं होना, क्योंकि ही नोज़ अगर वो इच्छा हुई है तो ईदर द टाइम विल फुलफिल, समय उसकी पूर्ति करेगा, नहीं तो अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो भगवान देंगे नहीं, और यदि हमारे लिए अच्छा होगा तो भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें वो इम्पेशंस, वो रेस्टलेसनेस नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो गॉड कॉन्शियस में लर्नड है, क्योंकि उसको वो गॉड कॉन्शियस नॉलेज दी गई है, ऐसा एजुकेट किया गया है कि ही विल बी स्टेबल, चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। वी विल मेक अ कंपैरिजन हेयर कि आजकल के टाइम में लोग क्या करते हैं और गॉड कॉन्शियस लोग क्या करते हैं। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों से लेके हमारा आज के प्रेजेंट एज में भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठाता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षी तथा वह योगी, सिद्धि के कामी, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। जो कर्मी होगा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस वेंचर नहीं हो रहा, तो वो उसके पीछे दुखी रहेगा, ठीक है। जो ज्ञानी होगा उसको लगेगा कि लेट मी हैव मोर और मोर नॉलेज, में एक शास्त्र और पढ़ लूँ या बहुत सारी डिग्रीज कर लूँ। आई हैव अ पेशेंट जिसको बस ये है कि मेरे नाम के आगे और डिग्री और डिग्री और डिग्री, और देखने में अच्छा लगे जब भी मैं अपनी चेयर पे बैठूँ, तो वो उसमें ही ज़्यादा वो रहता है। और जो योगी होगा वो कहेगा कि मैं ये वाली योग सिद्धि पालूँ, मैं ऐसी योग सिद्धि पालूँ। तो मल्टीपल योग सिद्धीज ना, कि आप अपने आप को छोटा बना लेते हो, आप बर्फ़ में भी जा सकते हो, आप गर्मी के रेगिस्तान में भी जा सकते हो विद द बॉडी, आपको कोई कवरिंग की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या, ये सारी योग सिद्धीज हैं। आप हवा में उड़ सकते हो, या मेडिटेट करते हुए एलिवेट हो गए आप हवा में, यू हैव लाइटन योर बॉडी, की आप बिल्कुल पंख की तरह हवा में एलिवेट हो सकते हो। तो ये सारी योग सिद्धीज है। तो ये लोग ये चीज़ प्राप्त करने के लिए कि पैसा हमारे पास आया तो हम खुश होएंगे, कर्मी को यही लगेगा, तो इसलिए ये लोग विचलित रहते हैं। किंतु कृष्ण भावामृत पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती, इच्छाएं होते हुए भी उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो उसका मेन एम क्या है, हिज लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, और उनको लगता है कि वॉट एवर द कृष्णा इज डूइंग विल हेल्प मी। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं, वो सागर की तरह शांत रहते हैं। तो आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो ऐसे क्वालिटीज़ हमारे में कल्टीवेट कर पा रहा है? देखिए, जो सक्सेस का क्राइटेरिया एजुकेशन सिस्टम में बना दिया, उसमें कई लोग इस सक्सेस के क्राइटेरिया के पीछे पागल हो जाते हैं। तो उनमें क्या आता है, OCD, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, उनमें स्ट्रेस आता है, हाई BP आना शुरू हो जाता है, बॉडीली हार्मोन्स तो बाबा सबके ऐसे डिस्टर्ब हो गए हैं कि मतलब इट्स सब कॉमन। PCOD प्रॉब्लम फीमेल्स में आ रहा है, ठीक है, एग्रेशन आ रहा है, वायलेंस आ रहा है। और जो लोगों को, जो एजुकेशन ने ये सक्सेस क्राइटेरिया बना रखा है, वो उस चीज़ को एजुकेशन सिस्टम से नहीं अचीव कर पा रहे, तो वो दूसरा वे करते हैं, क्योंकि एजुकेशन वो हमारे अंदर मॉरल्स दे ही नहीं रहा, राइट एंड रॉन्ग तो बता ही नहीं रहा, कोई डिस्टिंक्शंस बता ही नहीं रहा। एवरीथिंग इज़ एप्लीकेबल जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही है, आप सबको एक्सेप्टेंस मिलेगी जब तक आपके पास ये चीज़ आ रही है, क्योंकि एजुकेशन हमें मॉरल्स दे नहीं रहा। तो जब जो लोग पढ़ाई से या अपनी मेहनत से ये गोल्स अचीव नहीं कर सकते जो एक सक्सेसफुल क्राइटेरिया के लिए है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में उनमें मॉरल्स नहीं डाले, तो उनमें क्या आ जाता है, जेलसी, एनवी, वो क्या हो जाते हैं, होमोसाइडल हो जाते हैं। इजी मनी पाने के लिए अच्छे अच्छे घरों के लड़के जो हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के बच्चे जो हैं, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं,
कि भाई हमारा पॉकेट मनी इंक्रीज़ हो जाए, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, हमारा स्टेटस इंक्रीज़ हो जाए, इजी मनी समवेयर और द अदर आना चाहिए। झूठ बोल के, चोरी करके, डाका डाल के, कुछ भी करो करो। और कई बार जेलसी इतने लेवल पे हो जाती है, एनवी इतने लेवल पे हो जाती है कि बंदा मलिशियस टर्न हो जाता है, वो अपने का बुरा चाहने लग जाता है। ठीक है, जैसे पब्लिक स्कूल में गन ले जाना, किलिंग होना, इलीगल वे से मनी अर्न करना। ठीक है, तो ये क्या है कि एक रिवर आया, एक थॉट आया, उसने इतना उत्तेजित कर दिया कि आपका जो हृदय है वो आप पूरा हिल गया और आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अभी मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आ गए हैं पोस्ट कोरोना जो 2-3 साल स्कूल नहीं गए और उसके बाद घर में दे वर कंसिडर्ड एज बर्डन। सारे पेरेंट्स को था कि स्कूल जाते हैं सही है। स्कूल में भी क्या होता था, भैया पढ़ाई करो, नंबर लाओ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस जो आप पढ़ रहे हो उसके नंबर मिल रहे हैं, दैट इज़ सेट, वही चीज़ होनी है और कुछ उसमें सिखाया नहीं जा रहा। तो वो बच्चों को घर बैठे नेटफ्लिक्स देखा, नेटफ्लिक्स इज़ समथिंग जिस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, इट हैज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग नॉट एज अप्रोप्रिएट, कोई भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है। सेम विद द इंटरनेट। तो उनके सामने ऐसा वर्ल्ड खुल गया जिसके लिए उनको गाइडेंस चाहिए थी, ऐसा वर्ल्ड खुल गया जिसके लिए उनको मैच्योरिटी चाहिए थी, एक स्क्रूटनी चाहिए थी। ऐसा वर्ल्ड उनके सामने खुल गया जो कि बहुत प्लेजर गिविंग है, लेकिन उससे पहले ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द सेंस ऑफ ड्यूटी है, द सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल्ड है, द सेंस ऑफ पेशेंस है, वो नहीं सिखाया गया, लेकिन उनको सोने का दे दिया। इट्स लाइक कि एक छोटे बच्चे को आपने सोने का खजाना दे दिया, जा तू खर्च कर। ही हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कैसे खर्च किया जाता है और ही इज़ वेवर्डली स्पेंडिंग। और बाद में उसे पता चलता है बाबा ये तो लोन था मेरे पे, अब मैंने ऐसे अय्याशी में पैसा उड़ा दिया, अब मैं क्या करूँगा, अब वेयर इज़ माई स्टैंडिंग नाउ। तो इन बच्चों को वो एक एन्जॉयमेंट का पिटारा खोल दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता चाहिए था एवरीथिंग शुड हैव बीन टाइम्ड, नहीं तो उनका इतना समय वेस्ट हो गया। एक आज मेरे पास पेशेंट कह रहा था, डॉक्टर साहब पूरी रात निकल जाती है पर इंस्टाग्राम की रील्स इतनी होती हैं कि इतना सीवियर एडिक्शन हो गया है कि मैं अगर ड्राइव भी करते हुए मुझे 5 मिनट मिलता है, इंस्टाग्राम रील एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खुलती जा रही है, रात को सोने को भी नहीं मिलता। सो ये क्या हो रहा है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक एन्जॉयमेंट का क्राइटेरिया खोल दिया है, लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे करना है वो एडिक्शन में चला गया है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम इज टीचिंग योर लाइफ शुड बी ईजी, योर लाइफ शुड बी इंजॉयबल, लेकिन पर्पस क्या है, गोल क्या है, गोल ओरिएंटेशन है, वो चीज़ें नहीं है। और लोग ऐसे ख़राब होते जा रहे हैं इंजॉयमेंट की वजह से, वो अपनी सेंसेस इतने ख़राब करते जा रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट हो गए हैं, अपने अपने में रहने लग गए, अपने कमरे में, घर में कोई आ रहा है। जैसे हम जब छोटे थे तो अगर हमारे घर में कोई आ रहा है, हम कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी रूम में हो, तो ये रूल होता था कि हमें ड्राइंग रूम में आके उनको नमस्ते करना है, ग्रीट करना है और उनको सर्व करना है, जो भी मम्मा खाना लाएंगी या कुछ भी उनके सामने होगा उनको बार बार कहना है, प्लीज़ ऑफ़र करना है, उनके साथ स्माइलिंग वे में बात करनी है। तो ये मैनरिज्म सिखाया जाता था। लेकिन आजकल बच्चों के अपने अपने क्लोज्ड रूम्स हैं, वहाँ पे उनके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, दे हैव देयर बिग बिग टेलीविजन्स, लैपटॉप्स हैं और एवरीथिंग इज़ एवरीवेयर अवेलेबल, और वो उसी में इतने ज़्यादा खोए हैं कि बेसिक मैनरिज्म भी नहीं है। तो दे हैव बिकम सो इंट्रोवर्टेड, और इंट्रोवर्टेड में कोई भी गाइडेंस नहीं है। और जब लाइफ गूगली फेंकती है, जब लाइफ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेंकती है, तो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल, क्योंकि नेटफ्लिक्स और इन्जॉयमेंट में तो यही दिखाया है ना, कोई भी चीज़ लेनी है या मार लो, उखाड़ लो, होमोसाइडल बन जाओ, या इट्स एन एंड ऑफ अ रोड, सुसाइडल हो जाओ। तो वो क्या दिखा रहे हैं, वो तो यही सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। सो दैट बिकम्स अ बिग कन्फ्लिक्ट फॉर देम कि वो आगे कैसे बढ़ें। उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाया जा रहा, उनको डील करना नहीं सिखाया जा रहा, और अलग से जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हो रहे हैं,
उनको लगता ही नहीं, वो उन पेशेंट्स को लगता ही नहीं कि दे आर इन स्ट्रेस। लाइक मेरे पास एक पेशेंट आई, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी कि उसको प्लेजर आने लग गया अपने आप को काटने में। वो रेज़र लेके अपने आप को काटती और खून देख के शी वॉज लाइक फाइन। और वो जब ड्राइंग कर रही होती तो वो इतने सिडिस्टिक ड्राइंग्स बना रही थी कि एक पेड़ बनाया, उसकी मदर ने मेरे को दिखाई, वो पेड़ बनाया, उस पर चिड़ियाँ हैं, वो रो रही हैं, उनके आंसू जो है धरती पे गिर रहे हैं, और ऐसे पूरा एनवायरनमेंट ब्लडी रेड है, दो ही कलर हैं, ब्लैक और रेड है। सो ऐसी सारी चीज़ें उसने वो डिपिक्ट करी हुई थी। या फिर वो एक लड़का बना रही थी जो काइट फ्लाई कर रहा है, और वो काइट का जो स्ट्रिंग है वो उसके गर्दन में आ गया है, और आँखों में से उसके आंसू निकल रहे हैं, और गले में से ड्रॉप ड्रॉप करके ब्लड निकल रहा है, अगेन ब्लैक एंड रेड। सो दैट वॉज समथिंग वेरी सिडिस्टिक। और शी टोल्ड मी, डॉक्टर टेल मी अ सीरीज़ जिसमें बहुत वायलेंस हो, जिसमें लोग एक दूसरे को हार्म कर रहे हो। मुझे बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें देख के। और आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि ये सारी चीज़ें रोकने की जगह उसके साइकोलॉजिस्ट में जिनसे वो ले रही है, उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम रेज़र से अपने आप को मत काटो, तुम ऐसा करो, रबर बैंड ले लो और रबर बैंड से अपने आप को यूं करके हार्म करो। मे बी द साइकोलॉजिस्ट वांट टू कि भैया बच्चे की ये गलत हैबिट है तो उसका नस ना काट ले, उसको कम करने के लिए उसने रबर बैंड से अपने आप को करने को कहा। बट द इम्पैक्ट इज़ द सेम। इम्पैक्ट इतना सेम रहेगा कि आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, आज नहीं तो ये प्रॉब्लम अपने आप को हार्म करने की जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती जाएगी। सो वाई किड्स को समझ नहीं आ रहा, इन्जॉयमेंट का पिटारा खोल दिया पर उनको इन्जॉयमेंट में इतना डाल दिया, पर लाइफ ऐसा नहीं है। लाइफ तो गुगली फेंकेगी ना, योकर भी फेंकेगी, पर उनको मैनेजमेंट करना आ ही नहीं रहा। बट लुक एट द लाइफ ऑफ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जिसके फादर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि प्रहलाद महाराज वो स्पीकिंग ट्रूथ, और उसके फादर कह रहे थे नहीं तू झूठ बोल, तो ये बोल कि तेरा फादर ग्रेट है, वही जो है वो इस संसार का गॉड है। पर प्रहलाद महाराज वो रिलक्टेंट टू स्पीक दैट ट्रूथ। और उनको क्या क्या नहीं किया गया, उनकी लाइफ में कितने स्ट्रेस। पहले तो अपना खुद का बाप दुश्मन हो गया, ठीक है, और माँ सपोर्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, कोई दीन बंधु भी जो है वो सब डरे हुए हैं, जो फ्रेंड्स हैं वो फादर से डरे हुए, कोई सामने खुल के सपोर्ट करने आ नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि उनको सांपों से कटवाया जा रहा है, उनको ऊंची पहाड़ी से गिराया जा रहा है, उनको तेल में तला जा रहा है, उनको हर प्रकार की उत्पीड़न दी जा रही है, उनके ऊपर हाथी से उनका जो है फेस को चलवाया जा रहा है, उनको अग्नि में जलाया जा रहा है। बुआ है वो कह रही है आ तू मेरे साथ गोदी में बैठ, मैं तेरे को हम अग्नि में बैठेंगे। और बुआ जो है, बुआ की जो चादर ओढ़ के बैठी है जिससे वो जल नहीं सकती, और प्रहलाद महाराज वहाँ पे बैठे हुए हैं। और फिर क्या होता है, हवा तेज़ आती है और बुआ की चादर जो होती है प्रहलाद महाराज पे आ जाती है, और बुआ जो आती है जल जाती है, होलिका जो होती है जल जाती है। पर प्रहलाद महाराज वॉज लाइक दैट समुद्र जिसमें ऐसी कितनी भी परिस्थितिज या सर्कमस्टांसेस आ रहे थे, बट ही वॉज नॉट एजिटेटेड। उनका गोल, उनका फोकस, उनका सब कुछ एकदम क्लियर कट था। ही हैड सच अ क्लैरिटी ऑफ माइंड। लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं है। उनको ऐसा एजुकेशन मिला, कहाँ पे मिला? नारद मुनि ने उनको, जब वो अपनी मदर के गर्भ में थे, जब वो अपनी मदर के वूम में थे, तब नारद मुनि ने उनकी मदर को प्रीच किया, शास्त्र पढ़ाए, एजुकेशन सिस्टम सिखाया। पर उनकी मदर तो सो जाती, वहाँ पे जो प्रहलाद महाराज थे मदर की गर्भ में बैठ के ये सारी चीज़ें सीख रहे थे कि कैसे करना है। सो दिस इज़ द थिंग, दिस मेड प्रहलाद महाराज कितने साल के थे उस समय? 5 ईयर्स के थे। 5 साल के बच्चे ने ये सारी जो कैलेमिटीज़ है ये फेस कर ली। तो दैट वाज आवर कल्चर। जब हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, हमको एंटेंगलमेंट से बाहर निकलना सिखाया जाता था। लॉर्ड रामचंद्र की लाइफ में पढ़ी है। लॉर्ड रामचंद्र को अगर हम देखें, उनका रामचरितमानस देखें, उनको
अगले दिन उनका कोरोनेशन था, उनको किंग बनाया जा रहा था, सारी तैयारी हो चुकी है, रात को पूरा ही इज़ प्रिपेयर्ड, ही इज़ हैप्पी कि चलो ठीक है, माई फादर इज़ मेकिंग मी किंग, ओके, एंड ही इज़ प्रिपेयर्ड, एवरी वन हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम कि हाँ भाई आप तो कल हमारे राजा बन जाएंगे, आप युवराज घोषित हो रहे हैं, एंड ऑल दैट थिंग हैपन हो रहा है। और रात को उनको बुलाया जाता है कि भैया तुम राजा नहीं बन रहे, तुमको जंगल जाना है, 14 साल का वनवास करना है, तो तुम देख लो, तुम्हें अपना सारा जो एज अ किंग, इट अयोध्या वॉज अ वेरी ऑपुलेंट किंगडम। अयोध्या इतना ज़्यादा ऑपुलेंट किंगडम था कि वहाँ पे 11 साल तक जो है बारिश नहीं हुई, तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कि सूखा पड़ गया, वहाँ पे ड्रॉट हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वाटर स्टोरेज सिस्टम इतना अच्छा था। इट वॉज अ वेरी हाईली साइंटिफिकली डिज़ाइंड सोसाइटी। अयोध्या का मतलब क्या है? जिसको युद्ध में विजय नहीं किया जाए, और युद्ध में विजय जिसको यू कैन नॉट डिफीट सम पार्ट, इसको कहते हैं अयोध्या। तो चाहे वो नेचुरल कलामिटीज़ हो, चाहे वो एनिमी हो, चाहे वो मेंटल एंजाइटीज़ हो, वहाँ किसी को भी ऐसी मेंटल एंजाइटीज़ नहीं होती थी। तो इसीलिए उस जगह को अयोध्या कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, उसको कभी भी कोई भी चीज़ उस जगह पे भारी नहीं हो सकती। तो इट वाज सच अ साइंटिफिकली डिज़ाइंड सोसाइटी, ठीक है। उस किंगडम को, और इतनी ऑपुलेंट थी, इतना गोल्ड था, ये सब कुछ इतना बेटर था, ऐसे किंगडम को छोड़ के, जैसे वो इतने साल से तो ही वॉज अ प्रिंस ओवर देयर, और वो सारी सुख सुविधाएं इंजॉय कर रहे थे, एवरी चीज़ वो इंजॉय कर रहे थे, ही हैड सर्वेंट्स, सामने सर्वेंट्स, पीछे सर्वेंट्स, दाएं बाएं सर्वेंट्स, ठीक है। उनके फादर उनको कहते हैं ये तो राजीव लोचन है। राजीव लोचन का मतलब क्या है? जैसे ही रात होती है, इवनिंग होती है, ही स्लीप्स सो पीसफुली, तो इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। इतनी सुख सुविधाएं में रहते हुए रामचंद्र जी को बोला गया, भाई तुमको कल जाना है, के कहीं ने कह दिया है कि तुमको जो है वनवास करना है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने प्रॉमिस दिया था कल तुम्हारे को किंगशिप नहीं मिलेगी, और तुम जो है जाओ वनवास, नो सर्वेंट्स, और बार्क ड्रेसेस में जाना है, जो ट्री की बार्क है उसकी ड्रेस में जाना है, एज अ सन्यासी बन के, वनवासी बन के जाना है। तुम्हें वहाँ पे इंजॉय करने नहीं जाना, वहाँ पे बहुत ही सीधा साधा जीवन जीना है। तो राम कुड हैव रिवोल्टेड, लक्ष्मण आ गए थे कि रिवोल्ट करते हैं भैया, सारी जनता अपन के साथ है, सारी राम वॉज अ फेवरेट प्रिंस, बट वॉट राम चोज, ठीक है कोई बात नहीं, माई फादर का प्रॉमिस है, मुझे ये करना है। वाई? बिकॉज ही वॉज एजुकेटेड इन टू द थिंग ऑफ गिविंग। ये लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, गिव कर दो, ठीक है, फादर है, फादर को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ही हैड दोज मॉरल्स, है ना। ही वॉज अ गॉड हिमसेल्फ हु केम एज राम, ही वॉज इनकारनेशन। उन्होंने सब छोड़ दिया, वो कह सकते थे, वो अपनी पावर्स दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे रहना है। वाई? क्योंकि उस समय उनको कैसे एजुकेशन दिया गया था। कैंटो 11 श्रीमद् भागवतम में स्टोरी आती है, यज्ञिक ब्राह्मण की कहानी आती है। सो ये एक वो यज्ञिक ब्राह्मण था जो कि शुरू में ना बहुत माइजर था। ये एक नई कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक ऐसा ब्राह्मण था जो बहुत माइजर था, इतना माइजर था कि वो अपने कंजूस था, कि वो अपने घर वालों को पैसे नहीं देता था, वो अपने बच्चों को पैसे नहीं देता था, रिश्तेदारी में पैसे नहीं देता था, हमेशा कुछ ना कुछ सेव करता था। और एक बार उसको इतना ज़बरदस्त लॉस हुआ कि उसका सब कुछ बिक गया। जैसे ही बिक गया, पैसे वैसे नहीं थे, तो उसके घर वालों ने उसको अबेंडन कर दिया कि भैया इसके लोन सब हम नहीं चुकाएंगे, इसने हमारा बुरा हाल किया था। और क्योंकि वो चैरिटी नहीं करता था, लोगों को भगा देता था, तो अब वो रोड पे बैठा होता था, तो कोई भी उसकी कभी भी हेल्प नहीं करता था, कुछ भी नहीं देता था उसको। तो उस समय क्या हुआ, ही हैड दैट एनलाइटनमेंट, उसमें अंदर से एक एनलाइटेंड आया कि जो उसने पढ़ा था, जो उसका शास्त्रिक वैल्यू था,
इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, ऑल दो उसने वो तब नहीं यूज़ किया जब वो बहुत इन्जॉय कर रहा था कि चैरिटी करना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए, वो एजुकेशन सिस्टम उसने तब नहीं यूज़ किया। लेकिन ऐसा एजुकेशन जब आपका मॉरल बेस्ड एजुकेशन होता है, जब आपका राइट और रॉन्ग वाला एजुकेशन सिस्टम है, मे बी आप थोड़े टाइम के लिए उसको भूल जाओ, लेकिन एंड में वो आपके हमेशा काम आता है। सो तब उसको ये याद आया कि नहीं नहीं, मुझे जो है अपने आप को अब स्टेबल करना है, ये मेरे कर्मों का हिसाब है। अगर ये लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो इनको करने दो। कई लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकते, कई लोग उसके ऊपर स्टूल यूरिन पास कर जाते, कई कीचड़ फेंक देते, कई गोबर फेंक देते, उसको बहुत गंदे से ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर इतना स्थिर हो गया, ही वॉज नॉट रिवोल्टिंग, वो एकदम शांत हो गया, वो भगवान में लग गया। क्यों? बिकॉज ही अंडरस्टूड कि यही लाइफ है, जब तक आपके पास पावर है तब तक ये लोग आपके साथ रहेंगे। अगर अपने आप को छोड़ के जा रहे हैं तो सिर्फ भगवान अपने। सो वॉट एवर सर्कमस्टांसेस दे आर पुटिंग मी इनटू, दैट इज़ द गुड थिंग, बिकॉज ये मुझे भगवान से जोड़ रहे हैं, मेरा कर्मा ख़त्म कर रहे हैं, मेरा रियल लाइफ के लिए लेके जा रहे हैं। तो एकदम से उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गया कि मुझे ये चीज़ बेयर करनी है, दैट इज़ माई कर्मा। क्यों? पढ़ी हुई, कहते हैं ना, हमारे टाइम हमारी मम्मी हमेशा बोलती थी कि पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन जो शास्त्रिक नॉलेज का था तो उस यज्ञिक ब्राह्मण के लिए पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं गया। जब उसका बहुत वर्स्ट सिचुएशन था, उस एजुकेशन ने उसको धीरज दिया, उसने उसको पेशेंस दिया, उसको रेस्टलेसनेस से बचाया, उसको इम्पेशेंस, उसको अगेन मॉरली डिफेक्टेड काम करने से बचाया, इलीगल मेथड से बचाया, चीखने चिल्लाने से बचाया। सो एक्चुअली जो लाइफ में आपने थ्रू आउट लाइफ किया होता है ना, वही आपकी लाइफ के अंदर स्टोर होता है। तो गन्ने के जूस से हमेशा मीठा रस निकलेगा, ठीक है? गन्ने के जूस में हमेशा मीठा, चाहे उसको कितना भी रगड़ लो, कितनी भी सिचुएशन में रहो। और करेले के जूस में हमेशा कड़वा रस निकलेगा। तो ये कब आएगा? जब उनको मशीन में डाला जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। अगर आपने एजुकेशन सिस्टम से अपने आप को मीठा बनाया है तो आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी जाएंगे तो आप मीठा सोचेंगे, आपके अंदर धीरज होगा, आप धैर्यवान होंगे, आप उस सिचुएशन को देख पाएंगे, आप डिप्रेस नहीं होंगे, सुसाइडल नहीं होंगे, होमोसाइडल नहीं होंगे, एंशियस नहीं होंगे, इम्पेशेंट नहीं होंगे, रेस्टलेस नहीं होंगे, ना ही आपको हिस्टीरिया का अटैक आएगा, ना आप मैड होंगे। लेकिन अगर आपने थ्रू आउट ज़िंदगी कड़वाहट बनी है, तो जब लाइफ आपको वो स्ट्रेस वाली मशीनरी में डालेगी तो आप कड़वे ही रहेंगे। कड़वे रहेंगे तो दूसरा और अपना नुकसान डेफिनेटली करेंगे। ऐसे ही हुआ अजामिल के साथ। अजामिल ने भी क्या किया, ऑल्दो वैसा एजुकेशन सिस्टम था, पथभ्रष्ट हो गया, लेकिन उसने अपनी वाइफ को निकाल दिया, प्रोस्टिट्यूट का संग किया, उसके साथ रहा। लेकिन उसके इतने सारे बच्चे हुए, आखिरी बच्चे का नाम नारायण रख दिया, और डेथ बेड पे नारायण जैसे ही उसने उस बच्चे को बोला, क्योंकि उसने उस बच्चे का नाम नारायण रखा था क्योंकि उसके एजुकेशन सिस्टम ने बताया था। और जब उसने एंड पे नारायण बोला तो विष्णु दूत आ गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया, और उन्होंने बताया कि अजामिल, दैट इज़ योर लास्ट चांस। आज तो हमने यमदूत को भगा दिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। और अजामिल ने अपना पुराना एजुकेशन रिवाइव किया और वो जाके काशी में बस गया और उसने भगवान का नाम का ध्यान करने लग गया। उसको वो चीज़ आ गई, करी हुई पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो दैट इज़ द डिफेक्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। और इसको हम एज अ पेरेंट्स, एज अ गाइडियंस, एज अ गार्जियंस, हमको ही एज अ मेंटर्स जो है, एज अ टीचर, स्पिरिचुअल लीडर्स, जो भी आप अपने आप को माने, हमको करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आज की हमारी जो जनरेशन है वो इधर उधर भटकती जा रही है। अगर आज उनको वो चीज़ नहीं बताई गई तो आई वॉज अमेज़्ड। जो मैं आज से 10-15 साल हॉलीवुड मूवीज़ में देखती थी कि मुझे लगता था दैट इज़ सो मच एग्जैजरेशन। ऐसा थोड़ा ना यूथ है कि अपने आप को मार लेगा, काट लेगा और उसको काटने में प्लेजर मिलेगा। और जो वो वायलेंट मूवीज़ होती थी कि वो एक दूसरे को काट रहे हैं और एक एक उंगली काट के प्लेजर ले रहे हैं, दैट वाज यक। ऐसी मूवीज़ में जो दिखाया जाता था कि वो
आई थॉट एग्जैजरेशन है, ऐसे कौन ह्यूमन दूसरे को कर सकता है। लेकिन आज की जो जनरेशन मेरे पास आ रहे हैं बच्चे दवाई लेने, 15-16 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनका मैं सुनती हूँ तो आई एम अमेज्ड। वो सारी चीज़ें मेरे सामने आती हैं। वाई दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज हमारे पास मॉरल स्पिरिचुअल एजुकेशन लैकिंग है। वाई हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बेयर नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस बिल्कुल नदी की तरह आ रही हैं जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगी और हमें उनको कॉम्बैट करने के तरीके नहीं आते। और यही चीज़ जो है हमें भगवत गीता दे रही है। सो वी शुड वेंचर so for the right education. With this take home message I will end my class से। अगले वेडनेसडे देखते हैं हम और क्या सीखेंगे भगवत गीता से। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन, हरि बोल।